Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि मैं पिछले 6 महीनों से OSCP की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जिन लोगों को नहीं पता आई होप काफ़ी कम लोग होंगे। इसका फुल फॉर्म है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जो कि एक कंप्लीट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए, जो कि बिगनर्स के लिए बनाया गया है अकॉर्डिंग टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड, पॉपुलर, एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस माना जाता है इन्फोसेक में एज कंपेयर टू CEH, जो कि कम्प्लीटली थ्योरी है और उसकी डिफिकल्टी अगर इतनी है तो इसकी इतनी है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने दिसंबर 21 को इसका एग्जाम दिया था एंड आई एम वेरी ग्लैड टू डिक्लेयर दैट आई हैव पास्ड इट विद 100% स्कोर एंड नाउ आई एम ऑफिशियली एन ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो मैं इस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ ऑन द सरफेस लेवल कि स्टार्टिंग से मुझे वाउचर कैसे मिला टू द एंड, लाइक आज की डेट में मैं सर्टिफिकेट लेकर कैसे बैठा हूँ। तो पूरा देखना है इस वीडियो को, कुछ भी मिस मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा इस साल का सबसे बड़ा गोल था कि मुझे OSCP क्लियर करना है। मैंने ऑलरेडी 2 सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं इन्फोसेक में, CEH और Bitten। CEH मैंने प्रैक्टिकल वाला ही दिया है, वो भी प्रैक्टिकल ही था, लेकिन इट बेयरली टचेस द सरफेस, लाइक वो प्योर बिगनर्स के लिए है, बहुत ही बेसिक है। और Bitten की बात करूँ तो वो काफ़ी डिटेल्ड है, उसका जो कोर्स है वो काफ़ी ओरिएंटेड है इंडस्ट्री के लिए, अपडेटेड कंटेंट है, उसकी ट्रेनिंग भी टॉप लेवल की है, टॉप इंस्ट्रक्टर्स हैं वहाँ पे, साइंस की ट्रेनिंग जानते हो आप। लेकिन उसका एग्ज़ाम भी डिमांडिंग नहीं था, लाइक प्रैक्टिकल उतना ज़्यादा नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे वो कंप्लीट पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी या कंप्लीट हैंड्स ऑन सर्टिफिकेशन की कमी लग रही थी, उस एनवायरमेंट की कमी लग रही थी, एक प्योर रेड टीम सिनेरियो की कमी लग रही थी। और OSCP के बारे में तो आप जानते ही होंगे कितना रेप्यूटेड है और कंपनीज इसको देखकर हायर करती हैं। लाइक इसकी स्टार्टिंग सैलरी आप एज्यूम कर सकते हो 8 to 10 LPA इंडिया में आराम से। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं OSCP का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है जिसमें आपको प्रॉपर पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है रियल वर्ल्ड कंसेप्ट्स के साथ, जिसको पास करने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली। और OSCP एक डेसिग्नेशन है जो आपको मिलता है इसका एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो कोर्स के नाम से पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर काले लिनक्स सिखाया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कमांड लाइन के बेसिक सिखाए जाएंगे, बैश स्क्रिप्टिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद हम इन्फोसेक में आते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो सिखाई जाएगी, और रिकॉनेसेंस, इन्यूमरेशन सिखाया जाएगा। बफर ओवरफ्लोज काफ़ी बड़ा टॉपिक है विंडोज़ और लिनक्स बोथ में। और उसके बाद आपको स्कैनिंग सिखाई जाएगी, एनमैप जो मोस्ट पार्ट में आता है। बहुत सारे टूल्स सिखाए जाएंगे, फाइल ट्रांसफ़र करना, एक्सप्लॉइट्स ढूंढना और एक्सप्लॉइटेशन करना, एक्सप्लॉइट्स को फिक्स करना, और प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हैं लिनक्स और विंडोज़ में। और सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स का, एक्टिव डायरेक्टरी पे टच किया जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा उसका। और सारे कंसेप्ट जो बताए जा रहे हैं बहुत ही डिटेल्ड, स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और अपडेटेड हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज से। कुछ एडवांस टॉपिक्स भी इस कोर्स में सिखाए जाएंगे, लाइक पिवटिंग, टनलिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग। काफ़ी सारे टूल्स हैं लाइक नेटकैट, सोकैट, और काफ़ी बड़े बड़े जो फ्रेमवर्क्स हैं, मेटास्प्लॉइट, पावरशेल एम्पायर, उनको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है कि यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन चल के कोई बैठ के बता नहीं रहा होता है, कोई बोरिंग सा यहाँ पे वीडियो नहीं है। यहाँ पर पूरे थ्रू आउट द कोर्स आपके वॉक थ्रूज चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो जो भी होगा लाइव होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो ये सब कुछ पढ़ाने के बाद ये सारे पीसेस को जोड़ दिया जाता है एक मीनिंगफुल तरीके से, और लास्ट में एक सैम्पल पेन टेस्ट करके बताया जाता है जिसमें सारे कंसेप्ट्स को मिला के एक मशीन सॉल्व करना सिखाया जाता है। अब इसके एग्जाम की बात करें तो ये एक फुली प्रॉक्टर्ड 24 घंटे का एग्जाम है जिसमें आपको 6 मशीन्स दी जाती हैं। पहले 5 दी जाती थी, लेकिन अब मार्च 2022 से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और मैंने नया पैटर्न दिया है। तो अब 6 हो गई हैं, जिसमें 3 मशीन्स है एक्टिव डायरेक्टरी की, 2 क्लाइंट मशीन्स और एक डोमेन कंट्रोलर, जिनको सॉल्व करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, तीनों मशीन्स को आपको सॉल्व करना है, फुल अटैक चेन सॉल्व करनी है। और 3 मशीन है इंडिपेंडेंट, जो कि लिनक्स और विंडोज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो ये 6 मशीन्स आपको 24 घंटे में सॉल्व करनी है। अब सिर्फ सॉल्व करना काफ़ी नहीं होता है, आपने जो भी 24 घंटे में किया है ना, आपको उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिपोर्ट करना है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में क्लाइंट को रिपोर्ट करते हो, उनको बताते हो कि आपने क्या किया पेन टेस्ट के बारे में सब कुछ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक रिपोर्ट बनानी है जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत डिस्क्रिप्टिव और टेक्निकल होनी चाहिए, जिसमें आपको सारे स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड करने हैं, जो भी कमांड आपने लगाया, कौन सी वल्नरेबिलिटी थी, उनकी डिटेल्स क्या है, सीवियरिटी क्या है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, POC बताना है, और स्क्रीनशॉट देने हैं आपको
और स्क्रीनशॉट्स के अलावा आपको कमांड्स कौन सा यूज़ किया, आउटपुट कैसा आया, सब कुछ इंक्लूड करना है प्रॉपर। तो जितना आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है उतनी रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मान लो कि आपने सारे मशीन सॉल्व कर ली, आपने 100 पॉइंट सॉल्व कर लिए, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं दी या रिपोर्ट गलत बनाई है, तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। डजंट मैटर कि आपने कितने अच्छे कितने कम टाइम में सॉल्व किया है। तो ये एक CTF बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपको 2 लेवल्स पर फ्लैग्स मिलते हैं, यूजर लेवल एक्सेस पर लोकल और रूट लेवल एक्सेस पर प्रूफ। और यहाँ पर आपको 24 घंटे और दिए जाते हैं एडिशनल रिपोर्ट बनाने के लिए। तो टोटली ये 2 दिन का एग्जाम है। अब मेरी स्टोरी पर आते हैं कि मेरा क्या हुआ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मई 2022 से। तो जो मेरी कंपनी है जिसमें मैं अभी करंटली काम करता हूँ, उसने लास्ट ईयर मुझे एक सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट या अपॉर्चुनिटी दी थी ट्रेनिंग करने के लिए, प्लस सर्टिफिकेशन। जो मैंने जीपेन की बात की, मैंने जीपेन कंपनी के थ्रू ही किया है, तो साइंस की ट्रेनिंग मिली थी। और इस साल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे साइंस की ट्रेनिंग ही मिलेगी, और मुझे आइडिया नहीं था कि इस साल ये लोग ऑफसेक को ऑनबोर्ड करेंगे, और अगर नहीं भी करते तो भी मैं खुद के पैसों से देने ही वाला था एनीवे, क्योंकि मुझे करना ही था। लेकिन लकी आई एम कि यहाँ पर ऑफसेक की ट्रेनिंग मुझे कंपनी के थ्रू मिली है, थैंक्स टू देम। और इनफैक्ट सारे टीम मेंबर्स को मिली थी, उनकी चॉइस थी कि उनको कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। लाइक ऑफसेक में बहुत सारे हैं, OSWA, OSCP, OSWE, तो मुझे OSCP देना था तो मैंने वही चूज़ किया। और इनफैक्ट अभी तक सिर्फ मैंने ही एग्जाम दिया है और पास किया है अपनी कंपनी में, जिनको भी मिला है उनमें। और ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, जो लर्न वन सब्सक्रिप्शन ऑफसेक की साइट पे है, वही लिया था मैंने। और इसकी स्टडी मैंने मिड जून के बाद से स्टार्ट करी है, मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कंप्लीट हो गया सब कुछ, लेकिन स्टडी मैंने प्रॉपर जो कोर्स पढ़ना था वो मैंने मिड जून या 20 जून से स्टार्ट किया था। अब कोर्स कंटेंट में आपको मेनली 3 चीज़ें मिलती हैं। पहले हैं वीडियोस, दूसरा है PDF कंटेंट, तीसरे हैं लैब्स। अब मैंने एक स्टडी प्लान बनाया था कि मैं पहले एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखूंगा। तो मैंने कोर्स के सारे वीडियोस देखे हुए हैं, और जो PDF है, जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है ना, सेम वही कंटेंट आपको PDF में मिलता है टेक्सचुअल फॉर्मेट में। अब PDF कंटेंट पढ़ने का मेरा मन नहीं था, मुझे वो बोर लगता है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियोस से मुझे ज़्यादा समझ में आता, तो मैंने वीडियोस ही देखे, सारे वीडियोस देखे थे मैंने। और लगभग 1-2 घंटा मैं रोज़ वीडियोस देखने में स्पेंड करता था अपने वर्किंग आवर्स से रेगुलरली। और जैसे जैसे मैं वीडियोस देखता था वैसे वैसे मैं नोट्स भी बनाता था साथ में। नोट्स में बनाता था PDF कंटेंट से, और ज़्यादा कुछ मैं अपने से खुद से टाइप नहीं करता था। जो भी वीडियोस मतलब PDF में दिया हुआ है उसको मैंने कॉपी पेस्ट करके, जो पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा बहुत खुद से भी लिखा होगा। अब नोट्स बनाने के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नोट्स के लिए मैं OneNote यूज़ करता था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मुझे, क्योंकि वो बहुत सिंपल और स्ट्रक्चर्ड लगता है, और क्लाउड से भी आप सिंक कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल चॉइस है, बहुत सारी और चॉइसेस हैं, चेरिट्री, नोशन, कीप नोट, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो नोट्स मेरे काफ़ी सिंपल थे। लाइक मैंने OSCP की एक सेपरेट नोटबुक बना ली थी, उसके अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं OSCP में मैंने उनके लिए सेक्शंस बना लिए, और सेक्शंस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन मॉड्यूल्स में मैंने उनके लिए पेजेस बना लिए, और पेजेस के अंदर मैं कंटेंट लिखता था और हाईलाइट कर लेता था जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। तो वीडियोस कंप्लीट करने में मुझे 1.5 महीने लग गए टोटल वीडियो कंटेंट, क्योंकि इसमें 24 मॉड्यूल्स हैं, और फुल टाइम जॉब के साथ इसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और काफ़ी बार तो मैं बीच बीच में कुछ दिन पढ़ता भी नहीं था, कुछ काम आ जाता था तो। लेकिन परफेक्ट कंसिस्टेंसी तो नहीं थी, लेकिन जो डिटर्मिनेशन था फिर से चालू करने का वो था, तो बीच बीच में कंटिन्यू करते रहता था मैं। तो वीडियोस तो हो गए, नोट्स भी हो गए, अब मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज थी, उस प्रैक्टिकल नॉलेज की जो सामने इंस्ट्रक्टर परफॉर्म कर रहा है। अभी तक मैंने उसे परफॉर्म करते हुए देखा है, अभी तक मैंने नहीं किया, अब बारी है मेरे परफॉर्म करने की। तो अगस्त से मैंने लैब सॉल्व करना स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्ट किया PWK लैब से, जो आपको कोर्स के साथ मिलती हैं, क्योंकि वही लैब सबसे क्लोजेस्ट हैं आपके एग्जाम मशीन से, जो आपको ऑफसेक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो मशीन्स, उसमें करीब 70 to 75 मशीन्स हैं इन टोटल, और उसमें एक ही नेटवर्क नहीं है, मतलब पब्लिक नेटवर्क नहीं है, उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, अलग अलग नेटवर्क्स हैं, जहां पर आपको घुसने के लिए पिवटिंग करनी पड़ेगी पब्लिक नेटवर्क से। तो आप सारी मशीन्स सीक्वेंस में सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं कि पब्लिक नेटवर्क पे ये मशीन है तो प्राइवेट में वो मशीन सॉल्व करो तो फिर इसमें आ सकते हो, तो वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। तो मैंने 70 to 75 में 20-25 मशीन्स करी होंगी पब्लिक नेटवर्क पे, और बाकी की छोड़ दी मैंने। और शुरू के 2-3 मशीन्स मैंने सॉल्व करी तो ईजिली हो गई, लाइक बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ईजी लग रही थी। लेकिन उनके बाद कुछ मशीन सॉल्व ही नहीं हो रही थी, लाइक कि हो सकता है कि वो हार्ड हो या मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक हो, तो ऐसे करके जो मशीन्स पे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था मैं स्विच करता गया आगे, और वो सॉल्व करी। तो ऐसे इनकंसिस्टेंटली मैंने मशीन सॉल्व करी हैं, 20-25 ऑलमोस्ट कर ली हैं। तो लैब सॉल्व करने के बीच में मैं काफ़ी बार वीडियोस और नोट्स रेफर करता था जब भी मैं स्टक होता था। तो
क्योंकि कभी कभार उसके बाहर का भी आ जाता है जो आपको पढ़ाया ना गया हो। कोर्स मटेरियल मेरे हिसाब से इनफ नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। तो कुछ टाइम बाद मैंने इंडिपेंडेंट मशीन्स के बाद इंटरनल मशीन्स सॉल्व करना चालू किया। एक इंटरनल नेटवर्क उठाया, उसमें से मशीन्स मैंने कुछ 3-4 मशीन सॉल्व की होंगी, क्योंकि पिवटिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम दिया है, तो पिवटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विंडोज़ लिनक्स दोनों के लिए। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लोगों से मैंने बात करी है, मैंने खुद सॉल्व किया है, तो मुझे पता है। और PWK के लैब्स में आपको 2 एडी चेन्स मिलती हैं, जो कि मैंने दोनों करी थी, और बिलीव मी वो दोनों कर लोगे ना तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एडी के लिए हो जाएगी, क्योंकि एडी OSCP में बहुत ईजी है। जो उन्होंने पढ़ाया है वही आएगा, भले आप कोई और टूल्स यूज़ करो, कोई और मेथड्स यूज़ करो, लेकिन आइडिया वही है। अब PWK लैब्स मुझे ईजी लग रहे थे, तो मैंने फिर और मशीन्स के लिए गूगल में गया। गूगल से एक लिस्ट निकाली जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसमें OSCP लाइक मशीन्स लिस्ट की हुई हैं, जिसने ऑफसेक की कम्युनिटी मॉडरेटर ने ही बनाया है, ऑफसेक के मेंबर ने ही बनाया है, टोनी AKA TJ नल। तो उसकी लिस्ट बहुत ही रिकमेंडेड है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और काफ़ी हद तक एग्जॉस्टिव है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जो भी प्रिपेयर कर रहा है OSCP के लिए वो लिस्ट ज़रूर सॉल्व करे। मैंने सारी मशीन सॉल्व करी हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इस एग्ज़ाम में सब कुछ है। जितनी ज़्यादा मशीन सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इट्स नॉट लाइक CH, थ्योरी बेस्ड नहीं है ये। इस लिस्ट में सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स की मशीन्स लिस्टेड हैं, लाइक हैक द बॉक्स, वल्नहब, प्रूविंग ग्राउंड्स प्ले, प्रूविंग ग्राउंड्स प्रैक्टिस। तो मैंने इसमें से PG प्ले और PG प्रैक्टिस एंड हैक द बॉक्स की मशीन्स करी हुई हैं। मैंने वल्नहब नहीं किया, क्योंकि प्रूविंग ग्राउंड्स में कुछ हद तक वल्नहब की मशीन्स आ जाती हैं, लेकिन फिर वल्नहब से डाउनलोड करना, उनको सेटअप करना, उसमें टाइम बहुत जाता है और इतना टाइम मेरे पास था नहीं। तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी काम तो हो ही गया मेरा। अब इसके बाद मैंने प्रूविंग ग्राउंड्स प्ले स्टार्ट किया, जो कि ऑफसेक नहीं बनाया है, उनका ही प्लेटफॉर्म है। PG प्ले, PG प्रैक्टिस और PWK लैब्स के बाद प्रूविंग ग्राउंड्स ही क्लोजेस्ट हैं एग्जाम मशीन से, और इनमें वैरायटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्मूथ प्लेटफॉर्म है। और इनफैक्ट कुछ मशीन्स तो ऐसी हैं जो कि एग्जाम में पहले आ चुकी हैं और यहाँ पर रिटायर्ड मशीन्स की फॉर्म में पड़ी हुई हैं, तो इनको सॉल्व करना तो ऑलमोस्ट कंपलसरी ही था। अब मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई थी लैब सॉल्व करने के बाद, क्योंकि थ्योरी में उतना मज़ा नहीं आता, और अब लैब्स में मैं हर दिन एटलीस्ट एक लैब सॉल्व करता ही था। ये मैंने एक रूल बना लिया था कि एटलीस्ट एक तो करना ही है, भले उससे ज़्यादा कितनी भी करूं। लाइक एक दिन तो मैंने इनफैक्ट 5-6 मशीन्स भी करी हुई हैं, लेकिन एक एटलीस्ट करनी है, चाहे मैं वॉक थ्रू दे के करूं या बिना वॉक थ्रू के कर लूं। लाइक मुझसे हर मशीन बिना मतलब कंप्लीटली खुद से सॉल्व नहीं होती थी। मैं CTFs पहले खेल चुका हूं, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था CTFs में, और टाइम कंस्ट्रेंट था मेरे पास। तो कुछ हद तक 1-2 घंटे मैं अगर सोचता हूं और मुझसे नहीं होता लैब में, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, तो मैं वॉक थ्रू देख लेता हूं, और उस टाइम मैं सीख ही रहा था, तो कोई बुरी बात नहीं है वॉक थ्रू पढ़ना। वॉक थ्रूज पढ़ने और देखने से आपको डिफरेंट मेथोडोलॉजीज पता चलती हैं कि लोग कैसे परसीव करते हैं, अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स को, OSCP के एग्जाम को। और आप कहीं स्टक नहीं होना चाहते हो, आप रुकने नहीं चाहिए, आपका जो फ्लो है वो चलते रहना चाहिए। तो एक मशीन पे अगर रुक जाओ तो वॉक थ्रू देख लेना या हिंट पढ़ लेना, कोई बुरी बात नहीं है। प्रूविंग ग्राउंड्स की मोस्ट ऑफ द मशीन्स काफ़ी ईजी थी। वॉक थ्रूज की ज़रूरत मुझे एक्चुअली में हैक द बॉक्स में पड़ी थी, क्योंकि हैक द बॉक्स की ईजी मशीन्स भी डिफिकल्ट लगती हैं कभी कभार, उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। अब ऐसे करके मैंने PG प्ले और PG प्रैक्टिस से ऑलमोस्ट 40-50 मशीन सॉल्व कर ली होंगी। अब इसके बाद नंबर आता है हैक द बॉक्स का। अब हैक द बॉक्स काफ़ी सही है, मैं सबको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका जो लेवल है ना वो OSCP के लेवल से ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा लेवल्स की मशीन इसमें दी हुई हैं। शुरू की कुछ मशीन्स ईजी हैं जो आपसे हो जाएंगी, लेकिन इनमें जो मशीन्स हैं 60% मशीन्स मुझसे बिना वॉक थ्रू के सॉल्व हुई ही नहीं, पार्शियली या फुल वॉक थ्रू देख कर ही मैंने सॉल्व करी हैं। और अगर आपने हैक द बॉक्स की सारे मशीन सॉल्व कर ली हैं, आपको सारे मेथड्स पता है ना, तो OSCP की एक लेवल ऊपर का ही आप सॉल्व कर रहे हो, तो वो तो आपसे हो ही जाएगा। बट हाँ, काफ़ी सारी हैक द बॉक्स मशीन्स जो लिस्ट में है वो रेलेवेंट नहीं लगी मुझे OSCP के पैटर्न से। लाइक कुछ में फिशिंग इन्वॉल्व है, कुछ में स्निफिंग इन्वॉल्व है, तो एग्जाम में अलाउड नहीं है वो। और एडी की मेथोडोलॉजी भी कुछ हद तक कुछ मशीन्स में वैलिड नहीं थी, रेलेवेंट नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहो तो डेडिकेटेड एडी इन्वायरमेंट के वाउचर्स आप ले सकते हो, HTB में अलग से हैं। मैं रिटायर्ड मशीन्स की बात कर रहा हूँ, जो HTB का VIP वाउचर है वही था मेरे पास, तो मैंने लिस्ट की मशीन्स ही सॉल्व करी हैं। तो इस लिस्ट में करीब 87 HTB मशीन्स थी, लिनक्स प्लस विंडोज़, तो मैंने सारी सॉल्व कर ली थी। अब ये बहुत टाइम लग गया मुझे सॉल्व करने में, क्योंकि मैं बीच बीच में काफ़ी स्टक हो रहा था, वॉक थ्रूज देख रहा था, समझ समझ के कर रहा था फिर से खुद से। और अब यहाँ पे मिड सितंबर में मैंने HTB सॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसके बाद मिड नवंबर तक मैंने ख़त्म किया, तो 2 महीने ऑलमोस्ट लग गए मुझे HTB सॉल्व करने में। और इसके बाद
5 महीनों में लगभग मैंने 150 मशीन सॉल्व कर ली थी OSCP के लिए। इसके पहले मैंने एग्जाम वाउचर के पहले मैंने काफ़ी मशीन सॉल्व करी हैं, ट्रैकमी पे, वल्न हब और काफ़ी जगह और सॉल्व करी थी। तो इन टोटल ऑलमोस्ट 200 मशीन्स मैंने सॉल्व करी हैं CTF में। और जितनी भी मैंने लैब मशीन सॉल्व कर रही हैं, चाहे वो HTB हो, PG हो, PWK हो, सबके मैंने सिस्टमैटिक नोट्स बनाए हैं। जैसे मैं एग्जाम में रिपोर्ट बनाऊंगा एग्जैक्ट वैसे, लाइक शुरू से कि मैंने रिकॉन कैसे किया, स्कैनिंग में क्या कमांड यूज़ किया, इनिशियल एक्सेस कैसे लिया, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे किया, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, एक सिस्टमैटिक तरीका लिखा हुआ है पूरा हर मशीन के लिए। उसके बाद मैंने नोट्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी हैं, लाइक एक पर्टिकुलर सर्विस मिली लाइक LDAP, तो कैसे न्यूमरेट करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से कमांड्स यूज़ करने हैं। SQLi मिला है तो मेनुअली कैसे एक्सप्लॉइट करें MySQL के लिए, MS SQL के लिए, और बहुत सारे पेलोड्स की लिस्ट लिख के रखी है कि इस केस में ये यूज़ कर सकते हैं, उस केस में वो सर्विस का वो एक्सप्लॉइट यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल लिंक्स दे दिए थे कि अगर कुछ पता करना है मेथड तो यहाँ जाके पता कर लो, ये पेलोड पता कर लो। तो नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे कि मैं उनको देखकर मुझे सब पता चल जाए कि कहाँ जाना है या क्या करना है, कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, जब मुझे चाहिए वो कंटेंट मुझे मिल जाए। और मैंने अपनी काली की मशीन में भी फोल्डर्स बनाए हुए थे, जो मशीन्स मैं सॉल्व कर रहा था उसके लिए अलग अलग फोल्डर बना रहा था। उन फोल्डर्स में सारे एक्सप्लॉइट, सारे रिजल्ट, सारे नोट्स मैंने अलग अलग मशीन्स के स्टोर किए हुए थे। तो थ्रू आउट इन 6 मंथ्स मैंने अलॉन्ग द वे नोट्स बनाए हैं, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो प्रैक्टिस हो, हर केस में। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जाम में काफ़ी काम आए वो नोट्स। मैं हर छोटी छोटी चीज़ के नोट्स बनाता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो जो भी मुझे याद आ रहा है एग्जाम में करना है, मैंने लोगों से बात करी एग्जाम में क्या आता है, उनके एक्सपीरियंस जाने, तो वो भी मैं नोट करके रख लेता था। जो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जो वीडियोस देखता हूँ, सब कुछ मैं नोट करता था। तो एग्जाम में काफ़ी कुछ काम आया कि रिपोर्टिंग में क्या चीज़ें ध्यान देनी है, एग्जाम डे में क्या क्या चीज़ें लेके रखनी है, ब्रेक कब लेना है, ये मेथड कब यूज़ करना है, तो सब कुछ बनाया था मैंने। अब प्रिपरेशन तो काफ़ी करी थी मैंने। अब होता क्या है कि आपको जब एग्जाम शेड्यूल करना है तो 1-2 महीने पहले शेड्यूल कर लो, क्योंकि आपको फिर स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। तो मुझे इस ईयर ही कंप्लीट करना था, तो मैंने जब मैं HTB सॉल्व कर रहा था ना, उसी टाइम में मैंने एग्जाम शेड्यूल कर लिया। लाइक मुझे लास्ट डेट इस ईयर में मिल रही थी December 21, उसके बाद कोई डेट नहीं थी, सीधा नेक्स्ट ईयर थी। तो मैंने लास्ट डेट वही चूज़ कर ली, December 21 और 22 सुबह 8:30 बजे से एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट होने वाला था। लेकिन अभी तक भी मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 24 आवर्स में 5 मशीन सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी मशीन सॉल्व करी हैं उनमें मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं था। मेरे पास सामने वॉक थ्रूज पड़े थे, जहाँ पर भी मैं स्टक होता मैं वॉक थ्रू देख के आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में मेरे पास टाइम लिमिट होगी, मेरे पास वो प्रेशर होगा, मैं उस स्ट्रेस के अंदर उन 5 मशीन्स को बिना क्लू के, मेरे पास कोई वॉक थ्रू नहीं है, कोई हिंट नहीं है, मुझे सिर्फ खुद से प्रैक्टिस, खुद से दिमाग लगाकर सॉल्व करना है। तो उस टाइम पर जो प्रेशर है वो झेल पाता हूँ कि नहीं, मेरे अंदर वो सेल्फ डाउट था कि अभी तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मुझे अपने आप को टाइम लिमिट देनी है, मुझे अपने आप को हेल्पलेस बनाना है कि मैं खुद से ही सॉल्व कर पाऊँ। तो इस एनवायरनमेंट में मुझे अपने आप को टेस्ट करना था। तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैंने कुछ 2-3 मशीन उठाई रैंडमली प्रूविंग ग्राउंड से और हैक द बॉक्स से, और अपने आप को टेस्ट किया। 8-10 घंटे में मुझे इन तीनों मशीन्स को सॉल्व करना है बिना वॉक थ्रू देखे। तो छोटा बहुत मतलब थोड़ा सा मैंने एग्जाम का एनवायरनमेंट बनाया छोटे फॉर्म में, और मैंने सोचा देखो 2 मशीन्स तो मुझसे हो गई बिना किसी हेल्प के, बिना किसी वॉक थ्रू के। एक मशीन थी उसमें मुझे प्रिवैस के लिए वॉक थ्रू देखना पड़ा, तो उस टाइम भी मैंने पार्शली देखा था। लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मुझे उस दिन आ गया कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा थर्ड मशीन के लिए खुद से, तो मैं उसको भी खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब आई वॉज काइंड ऑफ रेडी। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट मैंने करीब 2-3 बार दी, अपने आप को 5-6 मशीन सॉल्व करी, और मैंने अपने आप को बोल दिया कि यार वॉक थ्रू नहीं होगा तो क्या हुआ, मेरे पास नोट्स तो हैं, मेरे पास गूगल है, मेरे पास रिसर्चिंग स्किल है, वो तो है मेरे पास, तो उससे तो सॉल्व हो ही जाएंगी। तो एग्ज़ाम के पहले मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि OSCP ऑफसेक ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताई हैं एग्ज़ाम के लिए। OSCP की एग्ज़ाम गाइड है जो उन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ की है, उसको मैंने 8 से 10 बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होती है एग्जाम में कि आप ये टूल यूज़ नहीं कर सकते, आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। लाइक MSF कंसोल जो है वो आप सिर्फ एक मशीन पे यूज़ कर सकते हो, और ऑटोपॉन के टूल यूज़ नहीं कर सकते जो रिकॉन भी करे और एक्सप्लॉइट भी करके दे दे आपको। और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, लाइक 2-3 हफ्ते पहले, मेरे साथ एक डिज़ास्टर हो गया था। जो मेरी काली मशीन थी जिसपे मैं सारे लैब सॉल्व कर रहा था, वो क्रैश हो गई और उसका सारा डेटा डिलीट हो गया। तो मैं कुछ रिकवर नहीं कर पाया, सारे नोट्स, सारे एक्सप्लॉइट, सारे फोल्डर, सब कुछ गायब हो गया मेरे, सब खत्म हो गया।
तो फिर एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले मुझे फिर से नई मशीन इंस्टॉल करनी पड़ी काली की, एकदम फ्रेश। ये तो थैंक्स टू माई नोट्स कि मेरे पास सारे नोट्स थे, सारे टूल्स थे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, पूरा एनवायरनमेंट की डिटेल्स थी, तो मैंने फिर से सेटअप कर लिया, सारे टूल्स इंस्टॉल कर लिए, पूरा एनवायरनमेंट बना लिया, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी सारी, तो मेरा काम जल्दी हो गया। तो आपको भी जो सारे टूल्स चाहिए एग्ज़ाम में, जो भी लाइब्रेरीज, जो भी टेक्निक्स चाहिए, वो आप काली में पहले से इंस्टॉल करके रख लो, आपको काम आएंगे बाद में। और काली को मैंने टेक्निकली 8 GB रैम दिया हुआ था, क्योंकि मेरे सिस्टम में 32 GB रैम है फिलहाल, तो 8 GB काली को दिया हुआ था और 4 कोर्स दिए हुए थे अपने प्रोसेसर के। उसके बाद भी एग्ज़ाम के टाइम में काली थोड़ा बहुत हैंग कर रही थी, तो आप सोच सकते हो कि इतना तो आप दे दो, अगर आपके पास 8 नहीं है तो 4 GB तो एटलीस्ट देना उसको, और CPU अच्छा खासा देना, क्योंकि अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स या बड़े मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो आपको काम आएंगे। अब एग्ज़ाम के दिन की बात करें तो सुबह 8:30 बजे एग्ज़ाम शेड्यूल था मेरा, तो मैं सुबह 7 बजे उठ के सब फ्रेश होके मैं 8 बजे आकर बैठ गया अपने PC के सामने, और 8:15 के अराउंड प्रॉक्टर आ गया। उसके बाद मैंने प्रॉक्टरिंग पोर्टल में लॉगिन किया अपने डिटेल्स के साथ। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ करी उसने, लाइक गवर्नमेंट ID वेरीफाई करी, मेरा रूम स्कैन किया, जस्ट लाइक ऑल प्रॉक्टरिंग एग्जाम्स वही होता है। और जो भी गैजेट है आपका अदर देन योर एग्जाम मशीन, सब कुछ हटवाया, सारे रूम क्लियर होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए आपके पास। उसके बाद 8:30 बजे जब एग्ज़ाम था तो मुझे VPN पैक मिला, मैंने VPN लगा के लॉगिन किया। अब 8:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया मेरा। एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था मेरा वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैंने एक चीज़ सीखी है कि नेवर रिलाई ऑन ऑटोमेटेड टूल्स। सीरियसली नेवर रिलाई ऑन देम, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है। क्योंकि OSCP में इट्स नॉट अबाउट हाउ टू एक्सप्लॉइट, इट्स अबाउट व्हाट टू एक्सप्लॉइट। तो क्या एक्सप्लॉइट करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैनुअली करना आना चाहिए, क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो आपको गलत चीज़ें बता सकते हैं। जो मैंने टूल्स यूज़ किए थे वो उन्होंने मुझे गलत चीज़ें बताई जो कि एक्चुअल में एक्सप्लॉइटेबल नहीं थी, वो फॉल्स पॉजिटिव थी। तो मैं उन चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था जो कि काम की नहीं थी, और उसके अलावा मेरा एग्ज़ाम 6 घंटों में कंप्लीट हो जाता, और मैं बाल बचाऊं फेल होने से उस टूल के कारण। नॉट टू ओवरसेल इट, बट या लेकिन मेरा एग्ज़ाम 16 आवर्स में कंप्लीट हो गया था, मैंने सॉल्व कर लिया थैंक्स टू टेकिंग ब्रेक्स। क्योंकि अगर मैं ब्रेक्स नहीं लेता तो शायद मैं पास नहीं कर पाता, सीरियसली। क्योंकि जब मैंने ब्रेक लिया था, बाहर वॉक करने गया था दिमाग फ्रेश करने, तब जाके वो आइडिया क्लिक हुआ मेरे दिमाग में, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं AD मशीन में करूँगा अप्लाई। तो मैंने वो किया अप्लाई, तो सॉल्व हो गई फाइनली। और मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली थी AD मशीन में, प्रिविलेज एस्केलेशन, जो कि मिलता नहीं है किसी को। मेरे साथ ही हुआ था, तो फाइनली तो AD चेन हो गई और आई वॉज रिलीव्ड। अब सारी मशीन सॉल्व करने के बाद मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स लिए, कमांड्स रिकॉर्ड किए, आउटपुट स्टोर किए एक जगह पे सिस्टमैटिकली, और प्रॉक्टर को बोला कि माई एग्ज़ाम हैज़ एंडेड, आई वॉन्ट टू एंड इट। और बस फिर एग्ज़ाम मैंने एंड कर दिया करीब 18 आवर्स में, 24 आवर्स से पहले मैंने एंड कर दिया था। उसके बाद अब 24 घंटे नेक्स्ट जो आपको मिलते हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी होती है अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में। तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कमांड्स लिए हैं, आउटपुट्स लिए हैं, उनको ही वहाँ पर डालना होता है। मोस्टली कॉपी पेस्ट का ही काम है। जो आपको डिस्क्राइब करना है वो है वल्नरेबिलिटी, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में आपको लिखना होता है जो भी आपने किया स्क्रीनशॉट्स में। एक प्रॉपर फॉर्मेट OSCP वालों ने दिया हुआ है, एग्जाम गाइड में फॉर्मेट है, वही यूज़ कर लो, काफ़ी है। कुछ हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, बस जो लिखा है आपने वो समझ में आना चाहिए सामने वाले को, जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट है। आप टेक्निकली लिखोगे, सब कुछ स्क्रैच से समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वाली रिपोर्ट बनाई, करीब 8-10 घंटे में रिपोर्ट बन गई मेरी, जो फॉर्मेट फॉलो किया था। उसके बाद वो भी सबमिट कर दी मैंने नेक्स्ट दिन। तो दोनों दिन के एग्जाम हो गए। अब रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट करीब 24 की नाइट को आया, मतलब एग्जाम देने के रिपोर्ट सबमिट करने के 2 दिन बाद 24 की नाइट करीब 1 बजे आया था रिजल्ट। मैंने तो सुबह 25 की मॉर्निंग को देखा था रिजल्ट, और जब आप मेल खोलते हो ना तो पहली लाइन में आपको पता चल जाता है कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो। तो मैंने पढ़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मैं समझ गया कि आई हैव पास्ड। उस टाइम पर खुशी हो गई। फिर मैंने मेल खोला और पूरा पढ़ा उसको, क्योंकि मैंने दूसरों के पढ़े हैं, लिंक्डइन पे काफ़ी पोस्ट करते रहते हैं लोग, तो पूरा पता तो है ही, लेकिन खुद के लिए जब आ रहा है तो उसकी अलग ही फीलिंग है। तो मुझे पता चल गया कि आई पास द एग्जाम, और क्योंकि मैंने सारे फ्लैग सबमिट किए थे तो मुझे पता है कि परफेक्ट स्कोर है, 100 ही होगा। तो इसके लिए फिर मेरे पास और मेल आया कि आप बैज ले लो, आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। तो ये मुझे सर्टिफिकेट मिल गया यहाँ पे। और फिर सबसे पहले मैंने उसको अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था, अपने टेक हैकर वाली। उसके बाद मैंने जगह जगह पोस्ट किया, घर में बताया, और
काफ़ी अच्छा लगा, लोगों को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि इतना हार्ड वर्क 6 महीनों का आखिर में वर्थ हुआ। और सच में वर्थ है। जो भी मैंने सीखा है सिर्फ इस सर्टिफिकेट के लिए नहीं, जो मैंने 6 महीनों में सीखा है ऑल अलोंग द वे। और ये मत समझना कि मैंने सिर्फ 5 महीनों की प्रिपरेशन से OSCP क्लियर किया हुआ है। मैं इसके पहले 5 साल से इन्फोसेक में हूँ, काफ़ी टाइम से CTF सॉल्व कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे AD के बारे में नॉलेज है। लाइक GPEN में AD पढ़ाया गया था, इससे ज़्यादा ही पढ़ाया गया था, थ्योरेटिकल पढ़ाया गया था, लेकिन काफ़ी टाइम से CTF कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बग बाउंटी भी करी है मैंने, काफ़ी मशीन सॉल्व करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली बिगिनर हो और आप 6 महीनों में OSCP क्लियर कर लोगे। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पेन टेस्टिंग की, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइक एटलीस्ट लिनक्स, नेटवर्किंग और वेब एप्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एटलीस्ट CH क्लियर कर लो आप, उसके बाद इसकी स्टडी स्टार्ट करना। वैसे तो इसका स्टडी मटेरियल काफ़ी बेसिक लगता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब एडवांस्ड हो गया, कब चीज़ें यहाँ से बाहर जाने लगी। तो ऑफिशियली बोला जाता है कि ये बिगनर्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बिगनर्स के लिए नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो हरी मत करना, रश मत करना, आराम से देना। तो यही थी मेरी OSCP की जर्नी। और इसके बाद मैं स्पेसिफिक डिटेल्स पे वीडियोस बनाऊंगा, लाइक मेरा एग्ज़ाम कैसा था, रोड मैप क्या होना चाहिए, मेरा क्या रोड मैप था, नोट्स कैसे बनाएं, रिपोर्टिंग कैसे करें, AD की प्रिपरेशन कैसे करें, लैब्स कौन से सॉल्व करें, तो सबके ऊपर वीडियोस आएगी, तो बने रहना मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें लोगों के साथ। काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, OSCP क्लियर करना है उनको, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल रही है। जर्नी शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आइडिया मिलता है, इनसाइट्स मिलते हैं। तो अगर आपको आगे भी ऐसे और वीडियोस चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में डालते रहता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। और बस ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।